नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हो चुका है और आज हम उसी पेपर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे अभी जो ये पेपर आया था इसमें जो पिछले साल का जो पेपर था उसके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए और उसका मैंने वीडियो डाल रखा था। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर आपने जो बताया था वो उस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन बैठे। मैंने कुछ नहीं किया था, जो पिछले साल का पेपर था वही यूट्यूब पर डाल दिया था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हुए थे। चलिए बात करते हैं आपका पहला सही विकल्प की बात करें। सबसे पहले तो एसटीपी पर 1 मोल गैस बराबर है। एसटीपी पर 1 मोल गैस किसके बराबर है भैया? अलग अलग लिखा हुआ 6.022 इंटू 10, यहाँ पर 10⁻23 है ना, 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या है, तो किसके बराबर है? तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणुओं के बराबर होगा। इसका ये वाला ऑप्शन सही है। अगर किसी बच्चे ने ये वाला सही कर रखा तो भी उसके हिसाब से सही है, क्योंकि ऑक्सीजन का गैस का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो 32 ग्राम होता है, 32 जी होता है, तो ये भी सही है। दूसरा वाला है निम्नलिखित में से मात्रक रहित है। तो मात्रक रहित मोल अंश, मोल फ्रैक्शन जो इसका कोई यूनिट लेस है, ये मोलरता की होती है, मोलरता द्रव्यमान सबकी होती है, ये जो है यूनिट लेस है। अगला क्वेश्चन है आपका, समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है। भैया समस्थानिकों की जब बात करते हैं तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं, मतलब प्रोटॉनों की संख्या समान है, तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट है। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षक में भरे जाते हैं। 4f में किसमें भरे जाते हैं? तो लेंथेनाइट को 4f सीरीज भी कहते हैं अपन, एक्टिनाइट को 5f, तो 4f1 से 4f14 तक बढ़ते लेंथेनाइडों में, तो लेंथेनाइड एलिमेंट आ जाएगा। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन के एटॉमिक नंबर है ये, तो यहाँ पर जो सही वाला ऑप्शन आएगा हेलोजन। आगे बात करें, रेखीय अणु इनमें से कौन सा है भैया? दिखने में तो सभी एक जैसे दिख रहे हैं कि भैया SO2, CO2, NO2 तीनों सही, लेकिन तीनों सही नहीं है। इनकी जो शेप है अलग शेप है। NO2 की शेप जो है इस टाइप से मिलेगी आपको, और SO2 की शेप भी इस टाइप से कोणीय शेप मिलेगी, बट CO2 की शेप जो है ये इस तरीके से मिलेगी, रेखीय लीनियर। सारा इनमें लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, इसके कारण इनकी शेप जो है अलग तरह से हो जाती है। तो इसका सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा? बी, रेखीय अणु कौन सा है? CO2 है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित है, किसमें है उपस्थित भैया हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, H2O में पाया जाता है, सभी को पता होगा। इसी के कारण H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है। ओके, चलिए अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 18 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताना है आपको कि कितने मोल है 18 ग्राम। तो जब भी अपन मोल की संख्या निकालते हैं तो बात करते हैं भार बटे अणुभार। बोले तो 18 जो है इसका ये वाला ले लिया 18 ग्राम, और अणुभार कितना है 18, तो 1 मोल होगा। तो यहाँ पर लिखोगे क्या? लिखोगे आंसर 1। चुंबकीय क्वांटम संख्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, अलग अलग क्वांटम संख्या अलग अलग काम है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किसको? अभिविन्यास को निरूपित करती है कक्षक के, ठीक है, अभिविन्यास। और इसके अलावा ये बात करें कि जो उपकोष होते हैं SPD उपकोष, तो अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या की जब बात करते हैं तो P के लिए 3 मान होते हैं, -1, 0, +1, ऐसे D के लिए 5 मान होते हैं, S के लिए 0 होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या का वैल्यू। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में उपस्थित है, इसके बारे में जानकारी देती है, ठीक है। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या अपने को ये जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। द्विगंशीय क्वांटम संख्या में ये जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में, S में है, P में है, D में है या F में। फिर चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें ये जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन उस उपकोष के किस कक्षक में, ठीक है। जैसे P में 3 कक्षक है तो कौन से कक्षक में है, D में 5 है तो कौन से कक्षक में है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। और चक्रण क्वांटम संख्या तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेशन है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, +हाफ -हाफ वैल्यू होती है चक्रण क्वांटम संख्या के लिए। तो उपकोष में उपस्थित उपकोष के किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, उपस्थित से संबंधित है। ऐसे तत्व व्यापन से हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा भैया। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऐसे तत्व व्यापन से। समाक्षीय व्यापन होता है, sp से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, pp पार्श्वतीय व्यापन होता है तब बाई बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट, रासायनिक बंधों के निर्माण के साथ ऊर्जा क्या होती है? जब भी बंध निर्माण होता है तो ऊर्जा में क्या होती है? कमी होगी, और जब एनर्जी दी जाती है तो बॉन्ड टूटता है।
तो यहाँ पर कमी लिखा जाएगा। NaCl में सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंध होता है। कौन सा टाइप का? आयनिक रासायनिक बंध होता है। न्यूनतम गलनांक वाली धातु, अगर पीरियोडिक टेबल में हम बात करें तो मरकरी का जो है, मरकरी एक ऐसी धातु है जिसमें धातुविक बंध जो है बहुत वीक होता है, तो इसका गलनांक भी कम होता है। तो न्यूनतम गलनांक वाली धातु जो है कौन सी है? मरकरी है। नेक्स्ट है लेवाजियर को, लेवाजियर को रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं। ये हो गया आपके सभी रिक्त स्थान कंप्लीट। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं भैया, हम आते हैं सही जोड़ियों पर। सही जोड़ियों में आपने कितना सही किया? मेरे हिसाब से सही जोड़ियां सही करना सबसे अच्छा काम है। कभी भी माइंड में सही जोड़ियां सही करो तो जो जो आ रहे हैं उनको मिलाते जाओ, लास्ट में जाके अगर कोई आपको ऑप्शन नहीं भी आ रहा होगा तो भी वो सही की तरफ चला जाएगा। ओके, और थोड़ा लॉजिकली भी होना चाहिए। जैसे उत्कृष्ट गैस है, आपने याद, मतलब हर जगह कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट कहीं से रिलेट होना चाहिए। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान उत्कृष्ट गैस है, जिसका पहला आएगा। भाई साहब, हीरे की संरचना कैसी होती है? त्रिविमीय चालक होती है। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। हेलोजन देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हेलोजन कहते हैं, तो ये तीसरा वाला यहाँ आएगा, ए वाला सही है इसका। भाई साहब CH4 अगर आपने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट जाओगे कि CH4 में sp3 संकरण होता है, तो इसके लिए ये वाला सही है। फिर क्षारीय मृदा धातु याद कर रखा होगा तो मालूम होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय धातु है प्रथम ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये प्रथम ग्रुप है। तो ये क्षारीय मृदा धातु में क्या आएगा? कैल्शियम आएगा, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम ये क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय धातु है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये क्षारीय मृदा धातु है, तो पोटेशियम आएगा इसमें। भाई साहब HCl, यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है। जब HCl के अंदर वाटर मिक्स होता है तो वो द्रव अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर HCl अकेले की बात करेंगे तो ये गैस अवस्था में होता है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, HF के अणुओं के बीच में, HCl में नहीं पाई जाती, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम होती है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपका। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मिलाइएगा कि हाँ शायरी से सही जोड़ी अपने सही है। चलिए, वन वर्ड में आंसर देना है आपको। इनके परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई होती है भैया AMU। कितनी होती है? AMU। शुद्ध जल की मोलरता, अगर मोलरता आपने निकाली हो तो शुद्ध जल की मोलरता जो होती है वो 55.55 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, तो यहाँ पर आंसर आएगा 2। नाभिक के आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे जैसे आवर्त में इधर से इधर चलते हैं, बाएं से दाएं तरफ चलते हैं, तो साइज क्या होता है? एटम का छोटा होता जाता है नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण। और ऊपर से नीचे चलने पर नाभिक के आवेश बढ़ रहा है, लेकिन कोश की संख्या बढ़ रही है। तो हम नीचे की तरफ चलेंगे कभी भी तो हम कक्षाओं के बारे में देखेंगे कि कक्षाएं बढ़ रही हैं, और कक्षाएं बढ़ रही तो साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन इधर की तरफ चलना आवर्त में तो सेम कक्षाएं रहती है, लेकिन नाभिक के आवेश बढ़ता रहता है तो साइज क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो नाभिक के आवेश में वृद्धि होने पर आवर्त में परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नाभिक के आवेश में वृद्धि हो रही तो परमाणु त्रिज्या क्या प्रभाव होता है? कम होती जाती है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? कम होती जाती है, प्रभाव कम होती जाती है। ओके, अगला है आपका LCAO का पूरा नाम क्या है? तो लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। LCAO का फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसका फुल फॉर्म होगा, नोट कर लीजिए। परमाणुीय कक्षकों का रेखीय संयोजन कह सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। नेक्स्ट है लोहा तांबे को उसके लवण के विलयन में से क्यों विस्थापित करता है? भैया जो क्रियाशील होगा वो विस्थापित करेगा, कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर ऐसे एक आंसर ये भी है कि लोहे की क्रियाशीलता अधिक होती है, तो क्रियाशीलता के कारण। दूसरा, लोहे का जो मानक अपचयन विभव होता है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है उसमें दिया हुआ है, जो जितना ऋणात्मक होगा मानक अपचयन विभव वो उतना ज़्यादा क्या होगा? क्रियाशील होगा। जैसे फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में। तो अब जो है इसका जो आंसर क्या आएगा? मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, ये भी लिख सकते हो क्रियाशीलता, या मानक अपचयन विभव नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट है XeO3 में ज़ीनान की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? आप निकालोगे +6 आएगी। कितनी आएगी? +6 आएगी XeO3।
x प्लस 3 माइनस 2 इक्वल 0, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो x बराबर क्या आ जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। मेरे हिसाब से ये सारे जो है 1 वर्ड वाले क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चन जो हैं सही हुए हो। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, सिर्फ एक बार रीडिंग मार लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन और आए थे, क्योंकि ये वीडियो तो हमेशा रहने वाला है यूट्यूब पर, तो कभी नेक्स्ट ईयर कोई बच्चे देखे किस टाइप का पेपर आता है तो उनको जानकारी मिलती रहे। इससे अनुपात का नियम सरल, गेलुसाइक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, ठीक है, मैं बताता रहता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन 100% नंबर बने गए, इससे अनुपात, गुणित अनुपात, गेलुसेक का नियम, तो वो आ ही गए क्वेश्चन। सीमांत अभिकर्मक, सार्थक अंक क्या है, गुणित अनुपात का नियम यहाँ पर फिर आ गया है, परमाणु क्रमांक आ गया है, द्रव्यमान संख्या आ गया है, क्वांटम संख्या आ गया, N+L नियम आ गया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण समान क्यों होते हैं, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता 0 क्यों होती है, हैलोजन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च क्यों होती है, निम्नलिखित परमाणु में लुईस बिंदु प्रतीक। तो लुईस बिंदु प्रतीक में तो बहुत सरल है, जैसे मैग्नीशियम का लुईस बिंदु प्रतीक बनाना है तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बिंदु लगा दिए, लुईस का बिंदु प्रतीक। बोरान का ये बन गया, बोरान के आसपास 3 बिंदु लगा दो, ये बन गया। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 लुईस बिंदु संरचना हो गई। सोडियम का ये हो गया, सोडियम के पास में एक ही होता है, चाहे बिंदु लगाओ या स्टार लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये बिंदु संरचना हो गई इसकी। ओके, HF अणु HI अणु से अधिक ध्रुवीय होता है, बिल्कुल होता है, ऋण विद्युतता में अंतर ज़्यादा होता है। सहसंयोजी यौगिक की परिभाषा लिखिए, विद्युत संयोजी यौगिकों की परिभाषा लिखिए। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या अंतर है, विद्युत ऋणात्मकता है ना, और इलेक्ट्रॉन बंधुता में अंतर बताइए। प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर, अफबाउ का नियम बिल्कुल आया, अफबाउ पाउली का नियम मैं बताता रहता हूँ बच्चों के कि तीनों नियम में से एक नियम आएगा, हुंड, पाउली और अफबाउ, बिल्कुल क्वेश्चन बनी गया यहाँ से। समस्थानिक व संभारिक में अंतर बताइए, कक्षा व कक्षा में अंतर, VACPR सिद्धांत, अणुकक्षक सिद्धांत, ऑक्सीजन अणु के बारे में बताना है। संक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए, अंतर संक्रमण तत्व उदाहरण सहित लिखिए, उनके सामान्य गुण लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा है ना, संक्रमण तत्व उदाहरण से लिखिए, उनके सामान्य गुण भी लिखिए, बढ़िया है। निम्नलिखित तत्वों में नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, ये नीचे वाली संख्या ये प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी। ओके, प्रोटॉन की संख्या अगर आपको निकालना है तो कार्बन की कितनी है, 6 है, ये प्रोटॉन की संख्या निकाल रहा हूँ तो 6 है, इसकी कितनी है 8 है, इसकी 12 है, इसकी 26 है और इसकी 38 है। प्रोटॉन की संख्या आसानी से निकल गई। अगर आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है इसी में से, तो इसमें से ये घटा दो, 13 में से 6 गए तो कितने हो गए 7, यहाँ पर 16 में से 8 गए तो 8, ये न्यूट्रॉनों की संख्या, 24 में से 12 गए तो 12, 56 में से 26 गए तो ये कितने हो गए 30, ओके। 88 में से 38 गए तो ये हो जाएंगे 40, है ना। 88 माइनस 38, 0, 8 में से 3 गए तो 5, 50। तो ये सिंपल वे में कुछ नहीं, इसमें से ये संख्या निकाल दो, निकल गई आपके सामने। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी सेम होगी क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल ली। बहुत ईजी वे में आप निकाल सकते हो। मेरी बात आपको समझ में आ गई। निम्नलिखित तत्वों में नाभिकों में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन था। ओके, अगला क्वेश्चन ये है। तो इस तरीके से आपका जो है केमिस्ट्री का पेपर बना। उम्मीद करता हूँ आपका अच्छा पेपर गया होगा, बढ़िया गया होगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। समय बहुत अब जो है दीपावली आ जाएगी, दीपावली के बाद 1 आध महीना बचा, फिर वापस हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाएगी। कंटिन्यू समय का आप उपयोग करते रहें। चलिए मिलेंगे फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।